आज का हमारा टॉपिक है जी ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। लास्ट टाइम हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ देखा था एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कि हम उससे इन्वर्टिंग आउटपुट सिग्नल जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। आज हम इसका यूज़ पढ़ेंगे एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। आपको पता है कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है इसकी दो इनपुट्स होती हैं, एक इन्वर्टिंग और दूसरी नॉन इन्वर्टिंग। तो कल हमने इन्वर्टिंग के ऊपर सिग्नल अप्लाई किया था, आज हम उससे ऑपोजिट काम करेंगे, हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर जो है वो इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये फर्ज करें जी हमारे पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर आ गया, ये इसके दो इनपुट टर्मिनल्स हैं, एक इन्वर्टिंग और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग पे होगा V नेगेटिव और नॉन इन्वर्टिंग पे होगा V पॉजिटिव, और ये आपके पास है V आउटपुट। अब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि चाहे आप इसको एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इस्तेमाल करें, चाहे एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इस्तेमाल करें, बेसिक सर्किट जो है वो इसके अंदर सेम होता है। हम इसके अंदर एक रेजिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे जो कि होगी R1 और ये इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगी होती है, और दूसरे इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होती है जिसको हम कहते हैं R2 और ये इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से आउटपुट पे लगी होती है। यानी कि इतना जो आपका सर्किट है ये हमेशा ज़रूर बनेगा, और ये आपका जो है वो एक बेसिक सर्किट है एम्पलीफायर को इस्तेमाल करने का। इसके अलावा यहाँ पे दो लगे होते हैं, एक प्लस VCC और दूसरा माइनस VCC। अब हमने चूंकि इसको एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इस्तेमाल करना है, तो जाहिर सी बात है कि हम अपना सिग्नल जो है वो किस टर्मिनल पे अप्लाई करेंगे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर। इन दोनों के दरमियान जो है वो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, और इसका जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसको हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आपके पास सर्किट इस वक्त नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये हमारे पास V इन है जो कि हमने यहाँ पे अप्लाई की है। अब सबसे पहले हम इसमें वही काम करेंगे कि हम वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इस्तेमाल किया था। और वो क्या था कि हम चाहते हैं कि इसका ओपन लूप गेन जो है वो ज्यादा हो। तो इसका मतलब है कि V आउट डिवाइडेड बाय V इन, इसकी आउटपुट जो है वो ज्यादा होनी चाहिए और इनपुट जो है ये कम होनी चाहिए। इसी वाले फार्मूला को हम लिख सकते हैं V आउट डिवाइडेड बाय V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, मतलब ये जो नीचे वाला फैक्टर है ये कम से कम होना चाहिए। अगर V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव जो है, यानी कि ये वाला जो फैक्टर है इसको आपने कम से कम करना है, तो इसका मतलब है V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव अप्रोक्सीमेटली 0 होना चाहिए, या V पॉजिटिव जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, V नेगेटिव के। तो इसका मतलब ये है कि यही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि जो V पॉजिटिव है उसको हम V नेगेटिव के बराबर पुट कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि V पॉजिटिव किसके बराबर है, V इन के, तो हम V नेगेटिव को भी किसके बराबर पुट कर देंगे, V इन के। तो ये है जी हमारे पास वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट। जो लास्ट हमने इस्तेमाल किया था इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, उसमें V पॉजिटिव जो है वो ग्राउंड पे था तो हमने V नेगेटिव को भी ग्राउंड कर दिया। इसमें चूंकि V पॉजिटिव V इन पे है तो हम V नेगेटिव को भी क्या कंसीडर कर लेंगे, V इन। हालांकि आपको नजर आ रहा है कि V नेगेटिव ग्राउंड पे है, लेकिन हमने इसको जो है वो चूंकि V पॉजिटिव के बराबर पुट करना है तो हमने V नेगेटिव जो है यानी कि इसका जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको भी हमने कहां पे कंसीडर कर लिया, V इन पे ही कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसी तरह से जो है वो इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। पहले हम R1 के लिए करंट निकालेंगे, फिर R2 के लिए करंट निकालेंगे, फिर इन दोनों को एक दूसरे के बराबर पुट करके हम इसकी जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं इसके गेन की। यहाँ पे देखिए हमारे पास 0 वोल्ट मौजूद है, तो देखें R1 के साथ दो वोल्टेजेस कनेक्टेड हैं, एक 0 वोल्ट और दूसरी V नेगेटिव। तो इसकी कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं और इसको देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे करंट थ्रू R1 जो कि किसके बराबर होगा, I1 के। अब इसमें देखें कि हमारे पास जो है वो क्या आएगा, R1 के साथ दो कनेक्टेड हैं, एक 0 और एक V नेगेटिव। तो हम इसका जो फार्मूला है इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 0 माइनस V नेगेटिव डिवाइडेड बाय R1।
ठीक है, यानी कि हमने लेफ्ट वाली में से राइट वाली को माइनस किया। अब देखें V नेगेटिव जो है ये किसके बराबर है, V इन के, तो ये आ जाएगा 0 माइनस V इन ओवर R1, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस V इन डिवाइडेड बाय R1। ये हमारे पास जो है वो करंट थ्रू R1 जो है यानी कि I1 जो है वो निकल आया। उसके बाद हम निकालेंगे करंट थ्रू R2 जो कि किसके बराबर होगा, I2 के। अगर हम R2 की बात करें तो आपको यहां पे नजर आ रहा है कि R2 के साथ भी दो वोल्टेजेस हैं, एक V नेगेटिव है और दूसरी है हमारे पास V आउटपुट। तो हम V नेगेटिव में से V आउटपुट को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कैसे आ जाएगा, V आउटपुट माइनस नहीं, इसमें से हम क्या करेंगे, V नेगेटिव में से V आउटपुट को माइनस करेंगे, लेफ्ट वाली में से राइट को, V नेगेटिव माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाय R2। अब V नेगेटिव किसके बराबर है, V इन के, माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय R2। तो ये हमारे पास जो है वो करंट थ्रू R2 आ गया यानी कि I2। तो हमने I1 भी निकाल लिया और I2 भी निकाल लिया। अब हमने क्या करना है कि हमने सिंपली I1 को I2 के बराबर पुट कर देना है। तो I1 है माइनस V इन ओवर R1 और I2 है V इन माइनस V आउट डिवाइडेड बाय R2। अब देखेंगे इसकी आउटपुट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहां से जो है वो इसको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी हमारे पास कुछ इस तरह से कि V इन माइनस V इन R2 इज इक्वल्स टू, ये R1 ऊपर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा V इन R1 माइनस V आउट मल्टीप्लाइड बाय R1। अब इसको जो है वो हम फजील जो है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से जो है वो हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो है वो क्या करते हैं कि इसको दोनों से जो है वो डिवाइड करते हैं। बल्कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो है वो हम इसका और एक मजीद सिंपल स्टेप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे होगा। यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को जो है वो बारी बारी इससे डिवाइड करते हैं। इसको एज इट इज लिख लेंगे, V इन ओवर R1, ये आ जाएगा V इन डिवाइडेड बाय R2 माइनस V आउट डिवाइडेड बाय R2। अब इसमें से देखें कि हमने क्या करना है कि हमने ये जो नेगेटिव वाली टर्म है इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये V आउट ओवर R2 को इधर लेके आएंगे, ये आ जाएगा V आउट ओवर R2। यहाँ पे बचा V इन ओवर R2 और ये इक्वेशन की साइड पे जाके प्लस हो जाएगा V इन ओवर R1। अब देखें कि ये जो इक्वेशन है इसको हम जो है वो फर्दर कैसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी V आउट डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू V इन डिवाइडेड बाय R2 प्लस V इन डिवाइडेड बाय R1। ये आ जाएगा V आउट डिवाइडेड बाय R2, इसमें से V इन जो है ये कॉमन निकल आया, बाकी आ गया 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R1। इसको जो है वो हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये आ जाएगा V आउट डिवाइडेड बाय V इन और R2 ऊपर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1। हमने इसका स्टेप जो है वो इकट्ठा ही यहाँ पे कर लिया, R2 से कैंसिल हो गया। V आउट डिवाइडेड बाय V इन किसके बराबर आ गया, 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 के। और आप सबको पता है कि ये जो V आउट डिवाइडेड बाय V इन है ये किसके बराबर होता है, गेन के। तो हमारे पास इसके गेन का फार्मूला क्या आ जाएगा, 1 ओवर R2 डिवाइडेड बाय R1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो इसके गेन का फार्मूला आ रहा है इसको अगर आप गौर से देखें 1 ओवर R2 डिवाइडेड बाय R1, इसमें भी आपको दो चीजें नजर आ रही हैं। नंबर 1, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन है ये भी दो चीजों पे डिपेंड करता है, R1 पे और R2 पे, यानी कि ये दोनों ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस हैं। ये उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता बल्कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस पे करता है। तो इसका मतलब है कि हम अपनी मर्जी से रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज को चेंज करके अपनी मर्जी का गेन जो है वो हासिल कर सकते हैं। दूसरा, आपको यहाँ पे पॉजिटिव का साइन नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि जो सिग्नल आप इनपुट के ऊपर अप्लाई करेंगे
वैसा ही सिग्नल एम्पलीफाई किया हुआ आपको आउटपुट के ऊपर मिलेगा। इसमें किसी भी तरह का कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा। पहले अगर क्रस्ट आ रहा है तो इसमें भी पहले क्रस्ट आएगा, अगर बाद में ट्रफ आ रहा है तो इसमें भी बाद में ट्रफ आएगा। मतलब हमने इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल अप्लाई किया। तो हमने इसके दोनों यूजेस पढ़ लिए हैं। अगर तो आपको ऐसा सिग्नल चाहिए जो आउटपुट पे आपको उल्टा ना मिले तो आप उसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करें, और अगर ऐसा सिग्नल चाहिए जो कि आपको दूसरी साइड पे उल्टा होके मिले तो वो आप जो है वो उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था जी आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर।